हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे। मनुष्य के पाचन तंत्र के तथा पाचन क्रिया के बारे में बात करेंगे। इसे हम 3 वीडियोज में शूट करेंगे, क्योंकि ये हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएससी तथा नीट के विद्यार्थियों स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। इसमें कुछ चीज़ें हम आपको नीट के स्टूडेंट्स के लिए अलग से हम पीडीएफ फाइल देंगे और अलग से उन्हें और गाइड करेंगे। लेकिन आज फिलहाल हम यहाँ पर हाई स्कूल से लेकर बीएससी तक के बच्चों की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर डाइजेशन क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ डिफ्यूजिबल माइक्रोमोलिक्यूल ऑफ फूड इनटू डिफ्यूजिबल माइक्रोमोलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज नोन एज डाइजेशन। यानी पाचन में क्या होता है कि बड़ा अणु छोटे अणुओं में एंजाइम की सहायता से तोड़ा जाता है, इसे हम पाचन कहते हैं। अब बात आई कि पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम के अंतर्गत हम एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की बात करेंगे। तो आहार नाल में सबसे पहले आता है माउथ, मुंह के बाद आता है बक्कल कैविटी, यानी अंदर वाला ये पोर्शन। बक्कल कैविटी के अंतर्गत जो आता है टीथ और टंग, 2 आपको बक्कल कैविटी मिलेंगे। बक्कल कैविटी के बाद यहाँ पर फेरिंग्स और इसके बाद ये जो गर्दन होती है जिसे हम ओसोफेगस के नाम से जानते हैं। ओसोफेगस के बाद आता है स्टमक, यानी स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बात करेंगे तो माउथ को हम हिंदी में मुख कहेंगे। मुख के बाद आता है मुख ग्रासन गुहिका या मुख गुहा, और मुख गुहा के बाद आता है ग्रास नली और ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद आता है ग्रास नली जिसे हम अंग्रेजी में ओसोफेगस कहते हैं। इसके बाद स्टमक अंग्रेजी में, जिसे हिंदी में आमाशय कहते हैं। इसके बाद आता है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भाग होते हैं उसके, डियोडिनम, जिजुनम और इलियम। ये देखिए यहाँ पर डियोडिनम फिगर में दिख रहा है, और यहाँ पर ये पोर्शन जो दिख रहा है आंत का, इसमें आपका जिजुनम और इलियम होगा। फिर छोटी आंत की, बड़ी आंत की बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपका ये देखिए यहाँ पर कोलन पार्ट है, कोलन के बाद सीकम, और सीकम के बाद आता है रेक्टम, और रेक्टम बाद में आउटसाइड एक एपर्चर के द्वारा खुलता है जिसे एनस कहते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग होता है, आहार नाल जिसे कहते हैं। अब बात आई, यहां से हम अब शुरू कर रहे हैं माउथ से, क्योंकि अभी तो हमने एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है वो हमने बताया। अब हम बात करेंगे डाइजेशन की बात। तो डाइजेशन में हम यहां से हम चलेंगे बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी की बात करेंगे। लेकिन बक्कल कैविटी में क्या होता है कि हम टंग और टीथ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टंग की बात। तो टंग या जीभ, तो टंग ह्यूमन बीइंग में जिसे लिंगुअल पैपिली प्रेजेंट इन ओरल सरफेस, टंग में जो ऊपरी सतह होता है उस पर लिंगुअल पैपिली पाए जाते हैं, जिन्हें टेस्ट बड भी कहते हैं। लिंगुअल पैपिली में हम फिलीफॉर्म, पुंगिफॉर्म, फोलिएट और सर्कमविलेट पैपिली, 4 प्रकार की पैपिली पाई जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि फिलीफॉर्म पैपिली में कोई टेस्ट बड नहीं पाई जाती हैं। ये चारों पैपिली में टेस्ट बड पाए जाते हैं। 3 पैपिली में, यानी पुंगिफॉर्म, फोलिएट और सर्कमविलेट पैपिली में टेस्ट बड पाए जाते हैं, लेकिन फिलीफॉर्म पैपिली में टेस्ट बड नहीं पाए जाते हैं। तो ऑल लिंगुअल पैपिली कंटेन टेस्ट बड एक्सेप्ट फिलीफॉर्म पैपिली। अब क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पर आपको टंग का फिगर हमने बना रखा है। टंग में देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर जो पोर्शन दिख रहा है ऊपर का, बैक साइड का, वहां पर बीटर टेस्ट आता है, यानी कड़वा। और यहाँ पर इसके बाद साइड में, यहाँ मिडिल में देख लीजिए, यहाँ पर
खट्टा यानी सॉल्ट टेस्ट, फिर आप आ गए यहाँ पर मिड में आगे की ओर बीच में साल्टी टेस्ट दिख रहा है, ये पोजीशन जो दिखाया गया है। इसके बाद आगे बिल्कुल टिप के पास मीठे का टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट। तो ये टेस्ट बड्स पाई जाती है, कलिकाएं पाई जाती है जीभ में। आपने देखा होगा कि जीभ एक तरीके खुरदरी रचना होती है, अपर सरफेस जिसे हम ओरल सरफेस कहते हैं। अपर सरफेस में जीभ में तमाम सारे छोटे छोटे दाने नुमा रचना पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, टेस्ट बड कहते हैं। तो ओरल सरफेस यानी ऊपरी सरफेस पर टेस्ट बड पाई जाती हैं, और जीभ में कहां से किस चीज का टेस्ट का अनुभव होता है ये हमने आपको बताया। अब जीभ में स्लाइवा सिक्रीट करती है। जीभ में क्या होता है, जीभ के द्वारा स्लाइवा सिक्रीट होती है। सिलेबरी ग्लैंड पाई जाती है जीभ में। क्या पाई जाती है, सिलेबरी ग्लैंड। तो सिलेबरी ग्लैंड मैन में 3 प्रकार की पाई जाती हैं। सबलिंगुअल सिलेबरी ग्लैंड जो सबसे छोटी होती है, यानी इसके बाद पैरोटिड जो सबसे बड़ी सिलेबरी ग्लैंड होती है, जो चीक यानी गाल के क्षेत्र में पाई जाती है, और ये इन्फ्लेमेटरी होती है और कभी कभी वायरल इन्फेक्शन के कारण सूज जाती है, और जिसे मम्स या गलसुआ के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। ये वायरल डिजीज हो जाती है इसी सिलेबरी ग्लैंड के जो पैरोटिड सिलेबरी ग्लैंड जो सबसे लार्ज होती है, जो चीक पे पाई जाती है, ये इन्फेक्ट हो जाती है। जब कभी वायरल के द्वारा इन्फेक्शन इस पे होता है तो मम्स की डिजीज हो जाती है, गलसुआ। फिर इसके बाद तीसरी होती है सब मैक्सिलरी तीसरी ये ग्लैंड होती है। 3 सिलेबरी ग्लैंड पाई जाती हैं जो सिलेवा का सिक्रीशन करती हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट सिलेबरी ग्लैंड को हम सबलिंगुअल एंड द लार्जेस्ट सिलेबरी ग्लैंड इज नोन एज पैरोटिड। अब बात करेंगे कि सलाइवा में क्या पाया जाता है, लार में क्या पाया जाता है। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम को हम सेलेब्री एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन करता है, यानी शर्करा का आंशिक पाचन कार्बोहाइड्रेट करता है। तो इसका मतलब बक्कल कैविटी से डाइजेशन शुरू हो जाता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है, और बक्कल कैविटी में जो खाने का निवाला होता है, जो हम गोल होता है, राउंडेड होता है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। अब यहां पर बात आई कि बोलस, यहां बक्कल कैविटी की हम बात करेंगे तो बक्कल कैविटी में जो सलाइवा सिक्रीट होता है वो वर्क करता है एसिडिक और बेसिक पीएच पर, यानी 8 to 9 पीएच पर ये वर्क करता है। तो सिलेबरी ग्लैंड में जो टाइलिन एंजाइम सलाइवा टाइलिन एंजाइम स्रावित करता है, तो ट्राइवलिन एंजाइम जिसे हम सिलेबरी एमाइलेज भी कहते हैं, इट एक्ट इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडिया, एल्कलाइन मीडिया, जिसका पीएच 4 से 9 होता है। आपको मालूम होता है कि अप टू 7 पीएच एसिडिक होता है, और 7 न्यूट्रल, और 7 से 14 तक जब जाते हैं तो एल्कलाइन पीएच होता है। तो ये दोनों पीएच पे काम कर रहा है, यानी एसिडिक माध्यम में भी और एल्कलाइन मीडियम में भी काम करता है बक्कल कैविटी में जो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। तो एमाइलेज एंजाइम और या टाइलिन एंजाइम जिसे कहते हैं, ये केवल कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन या आंशिक पाचन करता है। तो ये तो बात हो गई आपकी बक्कल कैविटी में सिक्रीट होने वाले एंजाइम और उनके वर्क की बात। अब बक्कल कैविटी में अगला जो पार्ट है टंग में, टंग का कार्य क्या है। टंग में हमने बताया कि टंग का है और टंग में क्या क्या पाया जाता है। टंग का कार्य क्या है, टंग में क्या होता है कि एक तरीके स्पून होता है, इट एक्ट लाइक स्पून एंड रिसीविंग फूड फ्रॉम द मैस्टिकेशन। खाने को चबाने के लिए ये खाने को अंदर लेती है, एक तरीके से स्पून की तरह कार्य करती है, और इसमें क्या करती है, जीभ सलाइवा को मिक्स करती है, यानी भोजन में सलाइवा को मिक्स करने का काम करती है। और दूसरा होता है ये स्मॉल पार्टिकल्स को, फूड पार्टिकल को ट्रैप्ड करती है इन बिटवीन द टीथ। जब कोई दांत में कोई चीज फंस जाती है, खाने की छोटी खाने पार्ट, तो खाने का पार्ट, तो यही जीभ की सहायता से आप उस पार्ट को ट्रैप करके बाहर निकालते हैं। तो ये ट्रैपिंग का काम करती है। अब बात आई सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, एक तरीके से वाटरी फ्लूइड होता है, लुब्रिकेंट लिक्विड होता है। ये क्या करता है, भोजन को लुब्रिकेट करता है, यानी चिकना करता है, जिसके कारण जब भोजन आगे की ओर ओसोफेगस या ग्रास नली में आगे जाए तो वहां पर ग्रास नली का जो डायमीटर होता है
कम होता है और भोजन उस ग्रास नली को पर कोई फ्रिक्शन या घर्षण न डाले, यानी ग्रास नली पे कोई घाव या डैमेज न होने पाए या घर्षण के कारण ग्रास नली की टिश्यूज डैमेज न होने पाए। फिर आप आ जाइए, ये तो हो गई बात जीभ के बारे में और सलेवरी ग्लैंड के बारे में। अब बात दूसरी आई कि माउथ में टीथ पाए जाते हैं। अब टीथ की बात आई, बक्कल कैविटी में टीथ भी पाए जाते हैं, मुख ग्रासन गुहिका या मुख गुहिका में टीथ भी पाए जाते हैं, जिसे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी को भी इसे कहते हैं। अब टीथ में क्या होता है, तो टीथ मेनली 3 पार्ट होते हैं दांत के। सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है दांत का, ये यहाँ पर बनाया नहीं फिलहाल, ये इस तरह का ये क्राउन होता है। क्राउन के बाद ये होती है नेक, यहाँ पर नेक के बाद ये होती है रूट, ये नेक के बाद रूट। तो टीथ में सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है क्राउन होता है, इसके बाद गर्दन का पार्ट जिसे नेक कहते हैं और जड़ जिसे हम रूट कहते हैं, जो अंदर की ओर लगा हुआ पाया जाता है। तो क्राउन एक्सपोज पार्ट होता है, बाहर निकला हुआ जो आप सफेद रंग का देख रहे हैं ऊपर की ओर, ये क्राउन होता है। इसके बाद नेक क्या होता है, नेक गर्दन जो होता है, ये टीथ की गम जो जिसे हम मसूड़े कहते हैं, उसके अंदर गर्दन धसी रहती है। और तीसरा जो पार्ट रूट होता है, ये जड़ जो होती है बोनी सॉकेट में रहती है। तो जब कभी दांत नीचे से टूटता है तो एक आपको गड्ढा सा दिखेगा, तो वो दांत की रूट होती है, यानी नीचे दांत बिल्कुल नुकीला होता है, तो ये कहलाता है रूट। अब बात आई ह्यूमन बीइंग में दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में दांत जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेट्रोडोंटीथ, हेट्रोडोंटीथ का मतलब, और दूसरा होता है हेट्रोडॉन, थिकोडॉन एंड डिफियोडॉन। हेट्रोडोंटीथ का मतलब दांत 4 प्रकार, होमोडोंट के बारे में हम, होमोडोंट और हेट्रोडोंट होता है, कई तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो हम ह्यूमन बीइंग में ही रहेंगे। तो ह्यूमन बीइंग में जो दांत होता है हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब डिफरेंट टाइप के दांत। पहले जो दांत शुरू होते हैं वो इंसीजर होते हैं। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इंसीजर, कैनाइन एंड प्रीमोलर, मोलर। अब ये दांत कहां लगे होते हैं, बक्कल कैविटी में जो जबड़ा होता है जिसे हम जा कहते हैं, उस जबड़े पर लगे हुए पाए जाते हैं दांत। तो दांत का जब हम फार्मूला लिखते हैं तो ऊपरी आधे जबड़े और नीचे आधे जबड़े का फार्मूला लिखते हैं, ऊपरी आधे जबड़े और नीचे के आधे जबड़े का फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऊपरी आधे जबड़े और नीचे के आधे जबड़े का फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो हेट्रोडोंट टीथ में, हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के टीथ होते हैं। इंसीजर जो होते हैं हाफ जबड़े की बात करेंगे, ऊपरी आधे जबड़े और नीचे आधे जबड़े की बात करेंगे। तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, एडल्ट मनुष्य में, यानी ऊपरी आधे जबड़े में 1 इंसीजर, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, ये ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं। निचले जबड़े की बात करें तब उसमें भी, निचले हाफ जबड़े की बात करें तो 2 इंसीजर, 1 कैनाइन और 2 प्रीमोलर और 3 मोलर पाए जाते हैं। तो अपर हाफ जा, ऊपरी आधे जबड़े और नीचे के आधे जबड़े में एक ये दांत का स्ट्रक्चर। लेकिन हमें अब दोनों के फुल जबड़ों की बात करनी है। तो ऊपरी आधे जबड़े में पाए गए 8 दांत, नीचे के ऊपरी आधे जबड़े में पाए गए 8 दांत, यानी 8 टीथ अपर हाफ जा और 8 टीथ लोअर हाफ जा। दोनों में हम या 2 से गुणा करेंगे तो पूरे अपर जा और नीचे पूरे जा लोअर फुल जा के बारे में बात करें तो ये हो जाएंगे 32 टीथ। 8 दूनी 16 ऊपर जा में पूरे में, नीचे 16, यानी 32 टीथ एडल्ट में पाए गए। अब बात आ जाएगी ये एडल्ट में। अब बच्चों की बात करेंगे तो एडल्ट में जो पाए गए 21, 23 अपान 21, 23 गुणे बराबर 8 अपान 8 गुणे 2 बराबर 32। अब ये बात करेंगे मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ हम बात करेंगे, ये होंगे 2102, 2102, ये हो गए। यहाँ इंसीजर, कैनाइन,
प्रीमोलर और मोलर। तो यहां पे देख रहे हो कि बच्चों में ये अपर हाफ जा एंड लोअर हाफ जा, अपर हाफ जा में 5 और लोअर हाफ जा में 5। जब पूरे जा की बात करेंगे तो 2 से हम गुणा करेंगे तो ऊपर 10 हो गए और नीचे 10, यानी टोटल हो गए 20 दांत। यानी मिल्क टीथ 20 मिल्क टीथ पाए गए। और 20 मिल्क टीथ ये यानी कि बच्चों में, यानी प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। प्रीमोलर देखिए 0, नीचे भी 0, लोअर हाफ जा में 0 है, अपर हाफ जा में 0 है। केवल इंसीजर 2 यहां पर एडल्ट में भी पाए गए और बच्चों में भी इंसीजर पूरे पूरे पाए गए। यदि हम बात करेंगे कैनाइन, कैनाइन बच्चों में से पूरे पाए गए और यहां पर भी पूरे पाए गए। फर्क क्या आया, यहां पर जो प्रीमोलर है बच्चों में नहीं पाए गए, लेकिन यहां अपर हाफ जा और लोअर हाफ जा में 2 पाए गए। अब यहां पर मोलर की बात करेंगे तो मोलर में क्या देख रहे हो कि मोलर यहां पर 2 बच्चों में पाए गए, अपर हाफ जा लोअर हाफ जा में, लेकिन एडल्ट में मोलर अपर हाफ जा लोअर हाफ जा में 3 पाए गए। अब यहां पर 2 और 1 अब क्या हुआ कि अपर हाफ जा और लोअर हाफ जा में बच्चों में मोलर एक एक नहीं पाया गया। एक अपर हाफ जा तो इसमें एक और बढ़ा देंगे पूरे जा में, यानी 2 मोलर नहीं पाए। और यहां पर नीचे भी 2 मोलर नहीं पाए गए, तो यहां पर 2 मोलर बच्चों में 2 या नहीं पाए गए। इसका मतलब ये 4 विजिडम टीथ हैं जो एडल्ट में काफी लेट उगते हैं, तो इन्हें हम विजिडम टीथ कहते हैं, जो बच्चों में अपर हाफ जा में और लोअर हाफ जा में नहीं पाए जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका हेट्रोडॉन्ट टीथ। अब आ जाइए थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब है दांत गहराई में धसे होने। डिफियोडॉन्ट का मतलब होता है 2 पर एक टीथ, यानी मिल्क टीथ, और दोबारा जो होंगे यानी परमानेंट टीथ। या मिल्क टीथ परमानेंट टीथ होते हैं 12 और मिल्क टीथ होते हैं 20 एंड 12। अब बात आई परमानेंट टीथ होते कौन कौन से हैं, तो यहां पर परमानेंट टीथ जो होते हैं, यहां पर ये यानी कि परमानेंट टीथ में क्या नहीं पाया जा रहा है, परमानेंट टीथ में इंसीजर, कैनाइन, इंसीजर कैनाइन। परमानेंट टीथ में इंसीजर और कैनाइन बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। परमानेंट टीथ में इंसीजर और कैनाइन नहीं पाए जाते हैं, यानी यहां पर आ जाएगा परमानेंट टीथ 3 हाफ जा में 3 ये गुणे 2 यानी कि बराबर हो गए 12। ये परमानेंट टीथ हो गए, ये परमानेंट टीथ का फार्मूला हो गया। अब बात आ गई कि टीथ में कहां पाए जाते हैं, टीथ बक्कल कैविटी के जॉ पर लगे हुए पाए जाते हैं। दूसरा है कि टीथ एक्टोडर्मल इनवर्जन होते हैं, यानी इनकी ये एक्टोडर्म, आपको पता है कि जो पहले पढ़ा चुके हैं कि बच्चे का निर्माण कैसे होता है, तो बताया था हमने कि पहले स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज करते हैं। स्पर्म ओवा फर्टिलाइज होने के बाद बनते हैं जाइगोट, यानी जाइगोट के बाद मॉरुला स्टेज, मॉरुला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद ग्लैस्टुला, ग्लैस्टुला के बाद 3 जर्मिनल लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म के द्वारा कुछ अंगों का विकास होता है, मेसोडर्म के द्वारा और एंडोडर्म। एक्टोडर्म को हिंदी में कहते हैं, एक्टोडर्म को हिंदी में कहते हैं बाह्य त्वचा, मेसोडर्म को मध्य त्वचा और एंडोडर्म को अंतः त्वचा के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका टीथ के बारे में। अब तीसरी बात हुई, टीथ का अध्ययन हम ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम टीथ या डेंटिशन का अध्ययन करते हैं, वो ओडोंटोलॉजी है। अब बात आई ओडोब्लास्ट सेल के द्वारा टीथ का निर्माण होता है, ओडोब्लास्ट सेल। तो ये हो गया। अब यहां पर हमने एक चीज और बात करना है, फिगर चूंकि बनाया है तो यहां हम आपको ये देखिए, यहां पर माउथ के बाद यह डाइजेशन नहीं हो रहा है, फिर सीधे स्टमक में डाइजेशन होता है। और बात कर लीवर भी ये बना हुआ है, लीवर भी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। बाइल आपने देखा हो, लीवर के ऊपर एक बाइल पित्ताशय पाया जाता है, पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। फिर ये स्टमक में 3 पार्ट होते हैं, फंडिक, पाइलोरिक एंड कार्डियक।
स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। सबसे मुख्य पार्ट होता है फंडिक। फंडिक से ही तमाम सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जैसे कि पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज एंड रेनिन। 4 प्रकार के एंजाइम सिक्रीट होते हैं, साथ में HCl भी स्रावित होता है। हम आगे बात करेंगे ये स्टमक में। स्टमक भी पार्शियल डाइजेशन करता है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब ये 3 पार्ट स्टमक के पाए जाते हैं, लेकिन आपको बता दें शाकाहारी जंतुओं में स्टमक एक रूमिनेंट स्टमक पाया जाता है, उसमें 4 पार्ट होते हैं। वो हम आगे जब पढ़ाएंगे तब ये बात करेंगे। यहां पर एक पार्ट और यहां दिख रहा है, कौन सी इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स दिख रहा है। अपेंडिक्स क्या होता है? ये अपेंडिक्स बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। ये शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का डाइजेशन करता है, लेकिन मांसाहारी में अपेंडिक्स नहीं पाया जाता है। कभी कभी किसी में पाया गया तो ये जाकर के खाना इसी में फंसता है और पेन होता है, और उस डिजीज को कहते हैं अपेंडिसाइटिस, और बाद में डॉक्टर उसे काट करके अलग कर देते हैं, क्योंकि इट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, यानी शरीर का अवशेषी अंग है। जैसे तमाम सारी अंग हमारे शरीर में अवशेषी होते हैं, जैसे छाती पे बाल यानी चेस्ट पे बाल होना, ये अवशेषी अंग है। कर्णपल्लो यानी पिन्ना अवशेषी अंग है। आपका पिल्का सेम्बुलरिस यानी जो आंख के कोने पर एक पाई जाती है रेड कलर की रचना, ये भी अवशेषी अंग है। पुक्ष कशेरुका, काडल वर्टिब्री, ये भी कहीं कहीं पे पाई जाती है, ये भी अवशेषी अंग है। तो ये सब अवशेषी अंग होते हैं जिनकी मनुष्य में कोई जरूरत नहीं होती है। आज के लिए हम यहाँ पर केवल हमने आपको जो हम डिटेल में बात किए हैं, केवल हमने बक्कल कैविटी तक हमने डाइजेशन की बात की है, और यहाँ पर फायरिंग ओसोफेगस में कोई डाइजेशन होता नहीं है। अब सीधे हम स्टमक में आएंगे, और लीवर यहाँ देखिए लगा हुआ है, तो लीवर भी डाइजेशन में रोल अदा करता है, क्योंकि ये इससे एक पार्ट चीज स्रावित होता है। यहाँ इसके ऊपर एक पाया जाता है गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर जिसे बाइल स्रावित करता है। बाइल वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, जो हम बाद में बात करेंगे। फिर पैंक्रियाज, पैंक्रियाज भी हमारे डाइजेशन में काम करता है। इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन कई एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं, तो ये भी हम बाद में बात करेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि हम स्टमक से लेकर के आगे की बात फिर करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें कम से कम 2 वीडियो एटलीस्ट शूट करने पड़ेंगे। तभी 2 वीडियो के बाद भी नीट के बच्चों के लिए या BSc के बच्चों के लिए अलग से हम आपको थोड़ी सी नई चीजें बताएंगे। 2 वीडियो हो सकता है, और ये 9th 12th के बच्चों का भी है, और CPMT में भी कई नीट के बच्चों के लिए भी कई सारी चीजें इसमें मिल रही हैं, और हम आगे भी इसमें बहुत सारी चीजें बताएंगे, और PDF फाइल हम आपको लोड करेंगे नीट के बच्चों के लिए। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो को लगातार देखें, और जो भी दिक्कतें आपको महसूस हो उस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपकी उस शंका का समाधान अवश्य करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।